हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 में जो आपका प्रश्न पूछा गया था सीडीपी से, और यह प्रश्न पूछा गया था आपका 28 दिसंबर 2022 को। ठीक है, देख सकते हैं यह प्रश्न कब पूछा गया था आपका 28 दिसंबर 2022 को। सीटेट पेपर 1 में सीडीपी से, बाल विकास शिक्षा शास्त्र से, सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था आपका, ठीक है, वह सभी प्रश्न, सीडीपी का सभी प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं, यदि आप वर्ष 2011 से 2024 तक अब तक सीटेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, जितने भी प्रश्न पूछा गया है सीटेट की एग्जाम में 2011 से लेकर के 2024 तक, सिर्फ आप उतना प्रश्न को पढ़ लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जो प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में 2011 से 2024 तक, उतना प्रश्न को पढ़ लेते हैं, आप निश्चित रूप से सीटेट की परीक्षा पास कर जाएंगे। परीक्षा में जो प्रश्न होता है ना, यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा रिपीटेशन में। ठीक है, 60 से 70% प्रश्न आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा, और इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से शब्दों को उलट पुलट करके नया क्वेश्चन को बनाता है। ठीक है, तो यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पहला फायदा यह होगा कि पहले आपको क्वेश्चन के बारे में समझ होगी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। दूसरा, क्वेश्चन की लेवल क्या है। तीसरा, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, कहाँ से हमको पढ़ना चाहिए, इस सब के बारे में आपको जानकारी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से। ठीक है, आप किसी का बैच लेकर पढ़ते हैं, ठीक है, आप पढ़ते रह जाएंगे, आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको सटीक जानकारी होगी कि आखिर प्रश्न का लेवल क्या है, प्रश्न पूछा कहाँ से जा रहा है, प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है, इसके बारे में पहला आपको जानकारी हो जाएगी कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, और यही प्रश्न पढ़ करके आपका तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक अब तक जितने भी परीक्षाएं में, ठीक है, प्रश्न पूछा गया है, सिर्फ उसी क्वेश्चन को आप फॉलो कीजिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कब से लेकर के 2011 से, जब से सीटेट की एग्जाम की शुरुआत हुआ है 2011 से लेकर के 2024 तक, यानी अब तक सीटेट के एग्जाम में प्रश्न जितना भी पूछा गया है, सिर्फ उसी क्वेश्चन को फॉलो करते हैं आप, मैं कहता हूं आप निश्चित रूप से सीटेट की परीक्षा पास कर जाएंगे। ठीक है, आप इधर उधर भटकते रहेंगे, कभी इस YouTube चैनल पर, कभी उस YouTube चैनल पर, लेकिन आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, और ना ही आपको क्वेश्चन के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन आखिर होता कहाँ से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, ये सब की प्रकृति, क्वेश्चन की प्रकृति के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर आप तैयारी कीजिए इस एग्जाम को। तो इसकी जानकारी कहाँ से होगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से होगी। तो हम आपके लिए लगातार 2011 से लेकर के अब तक, आज हम पहुंच गए हैं 2022 तक, हम 2022 तक पहुंच गए, 2011 से लेकर के 2022 तक। आज मेरा जो वर्ष 2022 में प्रश्न पूछा गया था, आज 2022 का प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे, और यह प्रश्न है आपका सीडीपी से। ठीक है, तो 2022 के बाद फिर हम 2023 लेकर आएंगे, उसके बाद 2024 लेकर आएंगे। 2022 में जितने भी डेट में पूछा गया है ना, वो सभी प्रश्न मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। वर्ष 2022 में एक डेट में एग्जाम नहीं हुआ है, कई डेट में एग्जाम हुआ है, तो सभी का वीडियो मैं डाल दिया हूँ डेट वाइज।
जितने भी डेट में, जितने भी तारीख में पूछा गया है आपका 2022 में, ठीक है, सभी का मैं वीडियो डाल दिया हूं। आज मेरा होगा 28 दिसंबर वाला, ठीक है। 2022 में 28 दिसंबर में जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था सीडीपी से, उस प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। कुछ नहीं, आप प्रीवियस क्वेश्चन और इसी का मॉक टेस्ट लगाइए ना, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। शुरुआत करते हैं सीडीपी का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय होता है आपका किशोरावस्था, ठीक है। क्या होता है आपका किशोरावस्था। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल होता है आपका किशोरावस्था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्न में से किसके लिए स्थूलगामा कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। देखिए, स्थूलगामा कौशल की आवश्यकता जो है ना, स्थूलगामा कौशल कौन होगा बताइए। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, दूसरा है पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, तीसरा है सुई में धागा डालना, और चौथा है चलना और दौड़ना। इन चारों ऑप्शन में से कौन स्थूलगामा कौशल का उदाहरण है। तो ये देखिए, चलना और दौड़ना, चलना और दौड़ना ये क्या है आपका स्थूलगामा कौशल का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि समाजीकरण की प्रथम संस्था है। देखिए, समाजीकरण की प्रथम संस्था है आपका परिवार। बच्चे सबसे पहले अपने परिवार में ही सीखते हैं। तो समाजीकरण की प्रथम संस्था बच्चे के लिए आपका उसका क्या होता है, परिवार होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर परिवार होगा। प्रथम सामाजिक संस्था परिवार होती है। उसके बाद द्वितीय में पूछा जाए तो द्वितीय का आपका होगा कौन, स्कूल, मीडिया, ठीक है। एक अभी ये सब क्या है आपका द्वितीयक समाजीकरण संस्था है, ठीक है। समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है आपका स्कूल और मीडिया। समाजीकरण की प्रथम संस्था है आपका परिवार, द्वितीय कौन है आपका स्कूल और मीडिया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है समाजीकरण की प्रथम संस्था। याद रखिएगा, समाजीकरण की प्रथम संस्था परिवार होती है। बच्चे सबसे पहले अपने परिवार में ही सीखते हैं। तो यह समाजीकरण की प्रथम संस्था है। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा परिवार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है। देखिए, गुड़िया, कार ये क्या है, निर्जीव है। गुड़िया है, कार है, ये सब क्या है, ये सब आपका निर्जीव वस्तु है। फिर भी बच्चे जो होते हैं इनके बारे में समझ नहीं होने के कारण गुड़िया, कार को क्या समझते हैं, सजीव समझते हैं। तो क्या है, ये जीववादी सोच के कारण, ठीक है, जीववादी सोच के कारण बच्चे जो है ना गुड़िया और कार को सजीव समझते हैं। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है जीववादी सोच। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा जीववादी सोच। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। देखिए, प्रश्न कहता है यहाँ पर दिया अभिकथन ए, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। कारण है इसका दिया हुआ जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। अब कहता है यहाँ सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प को चुनना है तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बच्चे जो है ना बड़े और छोटे में का उसका क्या है, समझ उसमें नहीं है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो यह जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, ठीक है। क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि एक समान बर्तन है और उसकी चौड़ाई और ऊंचाई भी एक समान है, ठीक है, और दोनों में पानी भर रहे हैं
लेकिन ये पता नहीं है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार एरिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है ना ए और आर दोनों कथन आपका सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? तो देखिए, संकेतों या इशारों द्वारा बच्चे को पढ़ाना एक है आपका पार का उदाहरण। किसका उदाहरण है? पार का उदाहरण है, तो ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा पार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम। क्या प्रस्तावित करता है? सहयोगात्मक अधिगम प्रस्तावित करता है। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दिया हुआ कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? तो ये होता है आपका किस अवस्था में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत चरण। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? परंपरागत चरण। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका एक प्रगतिशील कक्षा। तो एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा कैसा होती है? तो विद्यार्थी केंद्रित होती है, बाल केंद्रित होती है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय केंद्रित या बाल केंद्रित, जो भी है कह लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका यहाँ दिया हुआ प्रश्न कहता है रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? एनईपी 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ एक शिक्षक को उसकी मातृभाषा का प्रयोग, उसके साथ मातृभाषा जो बच्चे जिस भाषा को जानते हैं, यानी बच्चे जो है ना सबसे पहले अपने परिवार की भाषा, बच्चे सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखते हैं भाषा को। तो उसी भाषा में शिक्षक को बच्चे के साथ बात करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक को प्राइमरी कक्षा के बच्चों के साथ। ठीक है, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे जिस भाषा को जानते हैं उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कक्षा में एक शिक्षक को। ठीक है, तो प्राथमिक स्कूल के बच्चों के साथ एक शिक्षक को किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो बच्चे के जो मातृभाषा है उसी भाषा के साथ प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक को बच्चे के साथ। ऑप्शन आपका क्या होगा? फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे जो है ना सबसे पहले अब किसी भी चीज यानी भाषा हो तो पहले बच्चा अपनी भाषा जो होता है ना अपने परिवार से ही सीखते हैं। तो उसकी जो भाषा है उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कक्षा में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा बच्चों की मातृभाषा का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता कि 5 साल की वैशाली ने अपनी मां से कहा, मां मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए।
वैशाली को जवाब देते हुए उसकी मां ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? तो माँ जो है ना, यहाँ लिंग रूढ़िवादिता कर रही है कि वैशाली गुड़िया से खेलेगी और मैं तुम्हारे लिए वैसे माँ क्या कर रही है कि वैशाली कहती है अपनी माँ से कि माँ मैं फुटबॉल से खेलूंगी। तो उनकी जो माँ है वो जवाब देती है कि फुटबॉल से नहीं, मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लाऊंगी, उसी से तुम खेलना। तो माँ का जवाब जो है ना क्या दिखाता है? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता, यानी लड़कों और लड़कियों के बीच भेद किया जा रहा है कि बच्चे फुटबॉल से खेलेंगे, लड़की फुटबॉल से नहीं खेलती है, लड़कियां गुड़ियों से खेलती है, लड़का फुटबॉल से खेलता है। यह क्या दर्शाता है? यह लिंग भेद, जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका थर्ड होगा, लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता, कि लड़का फुटबॉल से खेलता है और लड़कियां गुड़िया से खेलती है। यह क्या दर्शाता है? यह आपका लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्नानुसार। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड होगा, लिंग रूढ़िवादिता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। तो बच्चों का नामकरण और वह उनके वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। ठीक है, कि जो तेज बच्चा है उसको अलग करना है और जो धीमी बच्चा है, मंद गति के बच्चा है, उसको अलग करके पढ़ाना। ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को दर्शाएगा। ठीक है, तो आपका यही बात आपसे पूछा रहा है कि बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना या क्या दर्शाएगा? तो बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा बच्चों का नामकरण और उन्हें वर्ग में बांटने से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका सामने है दिया हुआ प्रश्न कहता है, प्रश्न की सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? तो सतत और समग्र मूल्यांकन का मायने होता है केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, यह आपका सतत व समग्र मूल्यांकन को क्या है दर्शाता है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? तो यह आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, रचनात्मक मूल्यांकन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका होती है बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या चीज का ध्यान रखना जरूरी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो एक शिक्षिका को किस चीज का ध्यान रखना है? तो सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना नहीं, सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा नहीं करना है।
चाहे बच्चे किसी भी संस्कृति का मानने वाले हो, उनकी संस्कृति को अनदेखा नहीं करना है कक्षा में, ठीक है। उनके भी संस्कृति को मान सम्मान देना, चाहे बच्चे किसी भी सांस्कृतिक धर्म या भाषा का मानने वाले हो या किसी भाषा को जानते हो, उनकी भाषा, सांस्कृतिक और धर्म को सम्मान देना चाहिए कक्षा में। तो यहाँ पर अनदेखा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, सुसंप्रेषण बनाए रखना, तो देखिए सुसंप्रेषण बनाए रखना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना ये तो सही है। अप्रत्यक्ष निर्देश देना ये तो गलत होगा, ठीक है। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता व लचीलापन देना, तो यहां पर आपका राइट आंसर कौन कौन होगा बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 4, 2, 3, 4 यहाँ पर 2 कटा हुआ है, 2 तो है नहीं। सुसंगत संप्रेषण ये तो सही है। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और लचीलापन देना ये भी सही है, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन कट रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपका विद्यार्थियों की स्वतंत्रता और लचीलापन ये तो सही कथन होगा। उसके बाद सुसंगत संप्रेषण का बनाए रखना ये भी सही कथन है। तो इसमें आपका एक यहाँ पर ऑप्शन 2 यहाँ पर मिसिंग है। तो ये जिस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन आपका 3 और 5 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन 2 यहाँ पर मिसिंग है, मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को, देखिए एक विद्यार्थी, वैसे विद्यार्थी जो दृष्टिबाधिता है, जो आंख से नहीं देख सकता है, ठीक है, आंख से नहीं देख पाता है, उस विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक को कक्षा में किस चीज की सामग्री का क्या है वहां पर उपलब्ध कराना चाहिए। तो विविध तरह के दृश्यक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, ये तो नहीं होगा। दूसरा, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए शिक्षक को कक्षा में कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वह उसको छू करके पढ़ सके, ठीक है। उसके लिए क्या है, स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कक्षा में, तो कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्नकर्ता की सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती जो है ये आपका स्वलीनता का है। ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा, स्वलीनता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में डांस को बढ़ावा देना चाहती है। तो इसके माध्यम से वह बच्चों में सृजनात्मकता की बढ़ावा देना चाहती है। एक शिक्षक बच्चे को कर कर सीखने देने की अवसर देना चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है, जिससे बच्चे किसी चीज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा स्वयं करके सीखने का अवसर देना चाहिए कक्षा में, ठीक है। जिससे क्या होगा, बच्चे की सृजनात्मकता का विकास होगा। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, सृजनात्मकता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न की बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए, बचपन के प्रारंभिक सालों में किन किन चीजों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो देखिए, शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेदनात्मक कौशल और अमूर्त तर्क। तो यहाँ पर देखिए शारीरिक कौशल पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बचपन के प्रारंभिक सालों में शारीरिक कौशल पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सामाजिक कौशल पर भी ध्यान देना चाहिए, संज्ञानात्मक क्षमता पर भी ध्यान देना चाहिए और संवेदनात्मक कौशल पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन आपका 1, 2, 3, 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है, जो कि आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन थर्ड में है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। तो रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। ठीक है, इनाम और सजा के प्रयोग से होता है, ये तो गलत होगा। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना इनाम और सजा के प्रयोग से होता है, ये गलत ऑप्शन है। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया होती है, ये आपका राइट कथन होगा। ठीक है, जानकारी के भंडार व उपयोजन से होता है, ये भी गलत कथन है। बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है, ये भी आपका कथन गलत है। तो रचनावादी कक्षा में क्या होता है कि अन्वेषण व अंतःक्रिया द्वारा खोज की प्रक्रिया होती है। ठीक है, रचनावादी कक्षा में। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है, एक बच्ची है जो अवधारणा को समझने में असमर्थ है, के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है और शिक्षक उसको इशारा में बतला रहा है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो यह प्रक्रिया आपको पार कहलाएगा। ठीक है, बच्चों को संकेत या इशारों में पढ़ाना क्या कहलाता है? प्रक्रिया पार कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, पार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है दोस्तों, अभिकथन ए है, दिया हुआ अभिकथन ए है, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। इसका तर्क आर है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। ठीक है, तो जब बच्चों के साथ आप आसपास के पर्यावरण का जो है ना प्रस्तुत करेंगे तो उसमें क्या होगा, उससे भी उसको जानकारी मिलेगा। बच्चे क्या है, पर्यावरण से भी सीखते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होगा, ज्ञान का निर्माण होगी। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, बच्चे समाज से और पर्यावरण दोनों से सीखते हैं। ठीक है, बच्चे जो है ना समाज और पर्यावरण दोनों से सीखते हैं। तो ए और आर दोनों कथन आपका सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? बच्चे के समस्या समाधान में क्या बाधा उत्पन्न करेगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीकों पर स्थिर रहना, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, यह बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि अभिकथन ए विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। नहीं, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां जो है ना वह शिक्षकों की असफलता को नहीं दर्शाती है। यदि बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था फेल है। ठीक है, बच्चा यदि कोई बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है, फेल है। लेकिन यहाँ कथन हमसे कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलती और त्रुटियों शिक्षक व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। नहीं, विद्यार्थी द्वारा की गई गलती या त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को नहीं दर्शाती है। ठीक है, ये कथन आपका क्या है, गलत है।
इसका तर्क दिया है इस कथन का कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है। नहीं जी, बच्चों में तो खुद की सोचने की क्षमता होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं कह रहा है, तो ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। ऐसा है क्या कि बच्चे में खुद की सोचने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें सीखने को लगातार सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सीखने के लिए लगातार निर्देशित करना पड़ता है? ऐसी बात है नहीं। ये दोनों कथन क्या है? गलत है। तो आपका ए और आर दोनों क्या है? आपका गलत कथन है। तो आपका फोर्थ में दिया हुआ है ए और आर, तो आपका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? देखिए, भाव जो है ना, ये आपका स्मृति भाव नहीं होता है। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा स्मृति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा का बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या करना होगा? बच्चों में आंतरिक अभिप्रेरणा के लाने के लिए क्या करना होगा, बताइए। तो बच्चों को सीखने में आनंदित अनुभूति को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में आंतरिक अभिप्रेरणा कैसी होगी? तो बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम डैश। तो बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम जो है, यह आपका को सुसाधित करता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है ना, अधिगम को सुसाधित करता है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसी वाक्यांश से ना, ये सेंटेंस से एक यहाँ से वर्ड हटा दिया और इसी से क्वेश्चन बना दिया। इसलिए कहा जाता है कि आप क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न है आपके सामने, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोप किस कारक को कर रही है? रूही वह जानती थी कि हम विज्ञान में अच्छे नंबर ला सकते थे, लेकिन वह विज्ञान में अच्छा नंबर नहीं ला पाई। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि उसकी कोशिश में कमी रह गई होगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, कोशिश की कमी। तो दोस्तों, इस तरह से आपका 28 दिसंबर 2022 को सीडीटी पेपर 1 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका सीडीपी से, बाल विकास शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न जो पूछा गया था आपका, सभी 30 प्रश्न समाप्त हुआ इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।